तो पिछले कुछ लेक्चर्स में अपन ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो कुछ आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें अपन ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो अपन कवर कर लेते हैं। तो देखो पहला टॉपिक क्या है आज का, थ्योरम इन प्लेन। अब जो थ्योरम इन प्लेन है ना वो प्लेन से रिलेटेड नहीं है, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी अपन निकालेंगे, वेक्टर में भी निकालेंगे, उसके बाद 3D में भी इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी, किसी भी प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसको उससे रिलेटेड मत रखना। बाकी ये है थ्योरम ऑफ प्लेन है क्या। देखो सीधी सीधी बात में मैं आपको समझाऊं तो इसमें लिखा हुआ है कोलिनियर 3 वेक्टर्स है, तो एक वेक्टर को आप दूसरे 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, बस इतनी सी चीज है। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं क्या है, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, नॉन कोलिनियर है पर सिंगल ए की प्लेन में है वेक्टर्स, देन any C vector coplanar with A vector and B vector can be expressed as their linear combination। ठीक है, नहीं आई बात समझ में। तो देखो ये एक प्लेन है, A की प्लेन की बात हो रही है, ये एक प्लेन है, A की वेक्टर इधर घूम रहा है, A वेक्टर, A की वेक्टर इधर घूम रहा है, B वेक्टर, दोनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि B वेक्टर भी इसी पे चढ़ा दोगे आप, नहीं, दोनों नॉन कोलिनियर है, एक ही लाइन पे नहीं है, पैरेलल हो सकते हैं। ये हुआ। तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे C वेक्टर को आप एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने B वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे एक और वेक्टर ले लिया, उसको मैंने क्या बोला, वाई बी वेक्टर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसके पैरेलल एक वेक्टर लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, वाई बी वेक्टर। सिमिलरली ये जो एक्स ए वेक्टर है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा बना दो, ये जो ए वेक्टर है इसको भी मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक्स ए वेक्टर। तो एक C वेक्टर एक ऐसा होगा यहाँ पे, ये सपोज करो ये C वेक्टर है, तो C वेक्टर इक्वल्स टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करना है तो वैसे सोच लो आप। बाकी C वेक्टर एक ऐसा जरूर होगा जहाँ पे उन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आपने उसको लिख दिया। सिंपल सी चीज है, मतलब जैसा एक वेक्टर में 2 प्लेन है तो यहाँ पे एक वेक्टर आप ऐसा बना सकते हो, C वेक्टर इक्वल्स टू जो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, जहां पे x और y दोनों रियल नंबर्स होते हैं, है ना, रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सी चीज है, याद रखना एक प्लेन में 3 वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर को आप इस टाइप से लिख सकते हो। अब इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि बात आपके दिमाग में जाएगी। तो देखो ऐसा नहीं है इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इजी है, बट समझ नहीं आता स्टार्टिंग में। क्वेश्चन क्या है, एन आर्क ऐसी, आर्क है एक ऐसी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0,0। तो सपोज करो ये अपने पास 0,0 हुआ, ठीक है, और रेडियस 1 यूनिट, सब्सटेंस 90 डिग्री एंगल, जो ऐसी है ना वो 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड करता है। तो अभी मैं डायग्राम बना सकता हूं, मतलब ऐसा होगा और इधर ऐसा जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से गया, ये ए हुआ और ये सी हुआ, समझ आया। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, रेडियस कितनी है 1, तो ये भी 1 होगी। सर्कल ही बन रहा है ये पूरा, ये ऐसा सर्कल ही बनाएगा पूरा इधर जाके, ठीक है। पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी, तो ए सी को पॉइंट बी जो है ना किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:2 में। तो सपोज करो यहाँ पे है कोई बी पॉइंट, तो ये रेशो 1 हो गया और ये रेशो 2 हो गया। ए को ए सी को डिवाइड करता है ना, तो ए से 1:2 होगा। अगर मैं इधर ए लेता तो इधर से 1:2 ऐसा होता, समझ गए ना। ओके, 1:2 ए सी, एक्सप्रेस C इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो देखो इसी से रिलेटेड है। अब सर्किल जो है ना एक ही प्लेन में होता है, ये तो अपन को पता ही है। तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर कोप्लेनर है यहाँ पे। इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर सपोज कर लो, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। तो यहाँ पे A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर कोप्लेनर, ये अपन को ज्ञान हो गया। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, पता है ना। तो यहाँ पे C वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, समझ आ गया। जो अपन ने अभी स्टेटमेंट पढ़ा था वहीं से मैंने लिख दिया इसको, बट मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आंसर आ जाएगा। पर वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो पूरा आर्क है ना, AC जो आर्क है, AC आर्क को B डिवाइड करता है इन 1:2, 1:2 में डिवाइड करता है ना। तो उसके सामने देखो इधर साइड की लेंथ 1 है, इधर साइड की लेंथ 1 है, ये भी तो 1 ही होगी। तो यहाँ पे 2:1 में इस एंगल को भी डिवाइड करेगा ये समझना, ये बात दिमाग में नहीं आती है, तो इस पे फोकस करना।
जैसे ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये इसका 1 पार्ट होगा और ये इसका 2 पार्ट होगा, मतलब ये अपने आप 30 हो जाएगा और ये अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। समझ आया मैंने कैसे किया है? क्योंकि एंगल भी इसी रेशो में डिवाइड होगा। अगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ 2 रेशो में डिवाइड हो रही है और ये वाली लेंथ 1 रेशो में डिवाइड हो रही है, तो एंगल भी उसी अकॉर्डिंग उसको डिवाइड होगा ना। तो 90 का 2 पार्ट यहां पे जाएगा, 90 का 1 पार्ट यहां पे जाएगा, 90 के 3 बराबर भाग कर दो, 30 हो जाता है। तो 2 पार्ट इसको दे दिया तो 60, 1 पार्ट इसको दिया तो 30। बस यही थोड़ा सा सोचने वाला था इसमें, अगर ये आ गया तो बस अब कुछ नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो। इक्वेशन नंबर 1 डॉट सी वेक्टर कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर से डॉट सी वेक्टर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी वेक्टर का मॉडुलस है ना, मैं पूरा लिख देता हूँ, सी वेक्टर का मॉडुलस cos 0 जो कि 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट अब आता है अपन को, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस cos 0 और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है अपने पास। ये हो गया। यहाँ पे भी कितना होगा, एक्स ए वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस, ए और सी के बीच के एंगल, ए और सी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री प्लस y बी वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस, बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल है 60 डिग्री cos 60। अब अगर आपको पता है तो देखो, सी वेक्टर का मॉडुलस भी 1 है, बी वेक्टर का मॉडुलस भी 1 है, ए वेक्टर का मॉडुलस भी 1 है, रेडियस है ना, रेडियस की वैल्यू 1 दी हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये भी 1 है, cos 0 1 होता है तो 1 इक्वल्स टू sin 90 0 होता है 0 प्लस y इंटू cos 60 की वैल्यू हो गई अपने पास 1/2, इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू कितना हो गया, y इक्वल्स टू हो गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरी इक्वेशन में आपने क्या किया, इस बार b वेक्टर का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, c वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू x a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस y b वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो ये मेथड होता है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई भी इक्वेशन बना के a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले भी सॉल्व करेंगे। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आता है ये दिमाग में कि हाँ ये डॉट सी कर दिया, डॉट ए कर दिया, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो सी बी, सी और बी के बीच का एंगल, सी और बी के बीच का एंगल, सी और बी के बीच का एंगल ये रहा, कितना हो जाएगा cos 60 सी और बी के बीच का एंगल इक्वल्स टू एक्स ए बी, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल है ए और बी ये रहा 30 साइन cos 30 प्लस y बी और बी, तो ओनली y बचेगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो c और b दोनों का मॉडुलस 1 है, तो cos 60 सीधा ही मैं 1/2 लिख देता हूं, 1/2 इक्वल्स टू x a और b दोनों का मॉडुलस 1 है, cos 30 √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x/2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/2, y की वैल्यू है यहाँ पे 2, सॉरी y की वैल्यू है 2, तो इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 3/2 बचेगा इक्वल्स टू √3x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस का √3/3 मतलब माइनस का √3 बचेगा। x की ये वैल्यू हुई तो c इक्वल्स टू x का कितना आ गया आंसर माइनस √3 a वेक्टर प्लस y की वैल्यू कितनी थी 2b वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो c वेक्टर हो गया रिप्रेजेंट a वेक्टर और b वेक्टर की फॉर्म में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। देखो डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको एक डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए बोल रहा है वो। तो देखो क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, बोल दिया उसने कोप्लेनर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर, क्या है तीनों के तीनों कोप्लेनर है यहाँ पे। तो किसकी वैल्यू बताओ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इसको डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ए के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। उसके बाद बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर।
ओके, इसकी ये प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो जैसा जैसा अभी अपन ने देखा, अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो उसमें C को A और B की फॉर्म में लिख सकता हूं, या B को A और C की फॉर्म में लिख सकता हूं, या A को B और C की फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसा आप करना चाहो। तो मैं यहाँ पे C को XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं। चेंज कर दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? अब अपन ओनली ये देख रहे हैं, तो देखो कितना हो गया, A वेक्टर B वेक्टर, C की जगह XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर अपॉन A वेक्टर डॉट A वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा, XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, B वेक्टर डॉट B वेक्टर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, B वेक्टर डॉट C क्या था, XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर। ये हुआ। अभी देखो, अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर मैंने क्या किया, देखो एक एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस, इसको x से मल्टीप्लाई करो x C1 और इसको y से मल्टीप्लाई करो प्लस y C2। तो देखो इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, x a वेक्टर y b वेक्टर, इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, y b वेक्टर। तो x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर माइनस दिस सेम कितना बन गया, a वेक्टर b वेक्टर, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहां पे बना 0 कि सर ठीक है, एक 0 बन गया। यहां पे क्या बनेगा, तो देखो x a वेक्टर डॉट a वेक्टर, y a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसा होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x a वेक्टर डॉट a वेक्टर, y a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यहाँ पे भी सेम माइनस सेम हो गया ना, यहाँ पे भी क्या बन गया 0, यहाँ पे भी सेम बनेगा 0। खुद सॉल्व करके देख लेना तीनों। इस रो एलिमेंट्री ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई किया ना, इससे ये क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो रहा है। ये अप्लाई करने के बाद पूरा C3 जो है ना वो 0 बन रहा है। किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 होते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये हो गया प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, आते हैं एग्जाम में, कि अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, 0। तो ये समझ आया होगा। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ऐसे 2-3 फॉर्मूलाज है, वो मैं सीधे लिखवा के आगे चलते हैं उस पर बेस्ड। तो देखो इसके बाद क्या आता है अपने पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। दोनों का जो रिजल्ट है सेम है। क्या याद रखना है आपको, ये जो फॉर्मूला बॉक्स में बना हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आया कहाँ से ये मैं आपको समझा देता हूँ, पर ये जो डायग्राम है ना ये ध्यान रखना, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी मैं डायग्राम में थोड़े से और चेंजेस करूंगा, तो मे भी आपको ये अभी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा। क्या है पहला वाला टाइटल, अच्छे से समझना। देखो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये अपना एक पॉइंट हो गया, ये कोई भी क्या है, ये पॉइंट है, और ये क्या है अपने पास, ये लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये लाइन है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बतानी है अपन को, bn की वैल्यू बतानी है, bn है ना, डिस्टेंस का मॉडुलस बताना है, मतलब bn का मॉडुलस बताना है आपको। bn का मॉडुलस क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये तो समझ आ गया आपको। ये लाइन देखो, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट a है, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, p वेक्टर के पैरेलल है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। b वेक्टर के पोजीशन वेक्टर b वेक्टर हैं, कैपिटल B के पोजीशन वेक्टर क्या है, b वेक्टर हैं। तो यहां से मैंने a को b से मिला दिया, और ये वाला एंगल थीटा हो गया है ना, a को मैंने b से मिला दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये देखो यहाँ पे। तो मेरे को bn की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, तो वो आ जाएगी क्या, यहाँ से आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी। ये AB क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, AB की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि A वेक्टर के पोजीशन वेक्टर भी हैं, B वेक्टर के पोजीशन वेक्टर भी हैं। तो मैं ये दोनों यूज करूंगा, किस में यूज होता है, साइन थीटा में। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो bn का मॉडुलस अपॉन AB का मॉडुलस। तो यहां से bn वेक्टर, bn का मॉडुलस कितना निकला, AB
वेक्टर का मॉडुलस इनटू, है ना, मॉडुलस की बात होगी, लेंथ की बात हो रही है तो इनटू साइन थीटा। बस ये अपना आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मतलब आंसर क्या निकल के आया, ए बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही तो होता है ना उसका मॉडुलस, तो उसको भी ए बी वेक्टर ही रहने दो, ए बी वेक्टर इनटू, है ना, नॉर्मल वाला डॉट प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल इनटू है साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू भी अपन को निकालनी पड़ेगी। देखो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन थीटा किस किस एंगल के, किन दोनों के बीच का एंगल है। तो एक तो अपने पास ए बी लाइन हो गई और दूसरा क्या हो गया, ये P को मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, है ना, यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, ये क्या है, एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड P वेक्टर। P वेक्टर को आप पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो ना, तो P वेक्टर और ए बी वेक्टर के बीच का एंगल है साइन थीटा। तो अपन को पता है ना, अगर मैं ए बी वेक्टर क्रॉस P वेक्टर करता था तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू P का मॉडुलस इनटू साइन थीटा एन कैप। तो ओनली साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना अपन को, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी वेक्टर क्रॉस P वेक्टर अपॉन ए बी का मॉडुलस इनटू P का मॉडुलस नॉर्मल। तो वही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बी वेक्टर का मॉडुलस तो पहले से था, साइन थीटा की वैल्यू ए बी वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अपॉन ए बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू P वेक्टर का मॉडुलस, यही होता है। यहां से क्या कैंसिल आउट हो गया। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप, लेंथ निकाल रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक मोडो लगा देता हूं बाहर। कितना आया, ए बी क्रॉस P, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है अपने पास B वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये लिख सकता हूं ना मैं, अभी यहाँ पे मोड नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, क्रॉस P वेक्टर, ओनली P वेक्टर का मॉडुलस बचा, का मॉडुलस। तो यही डायग्राम मैंने वहां पे लिखा हुआ है, देखो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो निकल के आया है, B वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस P वेक्टर अपन P वेक्टर का मॉडुलस। अब देखो ध्यान क्या रखना, अभी वैल्यू क्वेश्चन जब आएगा ना तो वैल्यूज चेंज होगी, तो अपन को ध्यान क्या रखना है, देखो A और B है क्या, एक फिक्स्ड पॉइंट जो अपन को दिया हुआ है, और A क्या है, लाइन के ऊपर का वाला फिक्स्ड पॉइंट, B क्या है, जो दिया हुआ पॉइंट है वो। तो करना क्या है, फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सर फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट करेंगे तो A माइनस बी हो गया, तो माइनस का वेरिएशन आ जाएगा ना, हाँ माइनस का वेरिएशन आ जाएगा, पर ये मॉडुलस पापा जी बैठे हुए हैं ना, उसको अपना आप क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मतलब आप A माइनस बी करो या B माइनस ए करो, डजेंट मैटर। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। P क्या है, P डायरेक्शन रेशियोज हैं, किसके, लाइन के। अब यहाँ पे देखो A की लाइन होगी, A की लाइन है ना, तो सीधा मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्शन रेशियो, DR का मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियो, जो भी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, मतलब यहाँ लैम्डा के बाद जो लिखा हुआ होता है ना, वही डायरेक्शन रेशियो होता है अपना। तो डायरेक्शन रेशियो क्रॉस डायरेक्शन रेशियो अपॉन डायरेक्शन रेशियो का क्या, मॉडुलस। तो बस ये जो आएगा ना अपने पास, यही क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकल के आएगी। पर देखो फिर भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिर भी आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज वो यूं होते हैं, क्योंकि देखो ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होगा, एक वेक्टर निकल के तो क्या आएगा, एक वेक्टर निकल के आएगा ना, पर अपन को तो क्या बताना है, लेंथ बतानी है, तो बाद में अपन को क्या लेना पड़ेगा, उसका मॉडुलस लेना ही पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये वाली मिस्टेक भी ना हो आपसे। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो जो दूसरा टाइटल है अपना, दूसरा टाइटल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब इसमें कुछ नहीं हुआ, ये दो पैरेलल लाइन है, पहली वाली लाइन ये रही, दूसरी वाली लाइन ये रही। पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, L1 R वेक्टर इक्वल्स टू B प्लस लैम्डा P वेक्टर, मतलब B कोई भी एक पॉइंट है और यहाँ पे ये P वेक्टर, ये सपोज करो ये P वेक्टर है, तो P वेक्टर के परपेंडिकुलर पैरेलल है लाइन। दूसरी लाइन भी क्या है, दोनों पैरेलल लाइन की बात हो रही है ना, मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियोज क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो इसका जनरल पॉइंट A है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर। यहाँ पे भी लैम्डा P आ रहा है, यहाँ पे भी लैम्डा P आ रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट आप यहाँ पे म्यू लगा लो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, पर मे भी थोड़ी सी चेंज हो जाए, बाकी P वेक्टर यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम, ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है, तो अपन ने AB ड्रॉप कर दिया, उसके बाद अपन को क्या बताना है, BN, सेम टू सेम
सॉल्यूशन निकलेगा तो ए बी की वैल्यू, बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा। जैसा जैसा यहाँ पे किया था वैसा का वैसा वहाँ पे करेंगे तो सेम रिजल्ट निकलने वाला है, इसमें कोई अलग नहीं है ये। तो इसमें भी क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशोस, कि सर यहाँ पे तो दो लाइन है, तो दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशोस सेम आने वाले हैं अपॉन पी वेक्टर का डायरेक्शन रेशो का मॉडुलस। ठीक है, समझ आई आपको बात। तो ये बात अब देखो, ध्यान क्या रखना, ध्यान आप इस टाइप से रखोगे, फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट इनटू डायरेक्शन रेशोस अपॉन डायरेक्शन रेशोस का मॉडुलस, तो ज्यादा आसानी से आप याद कर पाओगे ये जो फॉर्मूला है इसको। इस टाइप से ध्यान रखना, दोनों में सेम है, कुछ अलग नहीं है, दोनों में सेम है। कि सर यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट और ये b माइनस ए क्या है, तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है एक पहली वाली लाइन का, और b क्या है दूसरी वाली लाइन का फिक्स्ड पॉइंट है। किसी को भी पहले लो, रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने आपको बोला, मॉडुलस जो है ना उसको क्या कर देगा, बराबर कर देता है लास्ट में। तो ये दोनों समझ आए होंगे आपको। ध्यान रखना, देखो क्या ध्यान रखना है, फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन डी आर का मॉडुलस। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों ध्यान रखना। इसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, उसके ऊपर चलते हैं। इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट टाइटल विच इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब देखो ये टाइटल मैं समझाने बैठूंगा ना आपको तो समझ में तो आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बट ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब इसका 3D प्रोजेक्शन हो। 3D में जब कोई समझाएगा ना क्या हो रहा है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं क्या बोलूँगा आपको, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसका सीधा डायग्राम, सीधा जो अपना फॉर्मूला है वो ध्यान रखना। देखो इससे पहले वाले में क्या हुआ था, फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, क्रॉस क्या आया था अपने पास, जो भी डी आर था अपॉन जो भी डी आर अपॉन उसका मॉडुलस, ये निकल के आया था। लास्ट जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस था, दोनों में सेम निकल के आया था रिजल्ट जो था अपना। अब बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट तो यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। अब देखो दो स्क्यू लाइंस है ना, अब वहां पे तो क्या था, वहां पे या तो पहले वाले फॉर्मूले में एक ही लाइन थी तो एक ही डायरेक्शन रेशोस थे, दूसरे वाले फॉर्मूले में दो पैरेलल लाइंस थी तो उनके लिए भी एक ही डायरेक्शन रेशोस थे। पर यहाँ पे दो स्क्यू लाइंस है ना तो उनके डायरेक्शन रेशोस अलग अलग होंगे, तो दो डायरेक्शन रेशोस आएंगे ना तो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर होगा, दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशोस का क्रॉस मल्टीप्लाई और उसका मॉडुलस बस। तो इससे रिलेट करके अगर आप याद रखोगे, देखो बस ये चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाले और दूसरे वाले फॉर्मूले में एक ही डायरेक्शन रेशियोज थे बट यहाँ पे दो डायरेक्शन रेशियोज हो गए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सीधा ही ध्यान रखना फॉर्मूला। अब मैं समझा देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। स्क्यू लाइंस मतलब दो टेढ़ी लाइन, अगर दो स्क्यू लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग हो रही हो तो उस केस में तो जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 0। फिर उस केस में होगा ही नहीं, जैसे एक इधर ट्रैवल कर रही है और एक इधर ट्रैवल कर रही है, तो ये जो लाइनें जा रही है ना, ये देखो ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, ये जो जा रही है ये ऐसे, तो ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर निकलेगी। सो इंटरसेक्टिंग में लिख देता हूँ, पॉइंट नोट डाल के लिखना, यहाँ पे ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 0। अगर ऐसा आ जाए ना उसके बीच की स्क्यू डिस्टेंस पूछ ले, वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस तो निकल के आएगा, बट अगर वो स्क्यू लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई ना तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। अब देखो यहाँ पे ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा पी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस लेमडा क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर इसका क्या है, डायरेक्शन रेशियोस, इसका डायरेक्शन रेशियोस क्या है, p वेक्टर, इसका जनरल पॉइंट a वेक्टर है, इसका जनरल पॉइंट b वेक्टर है। तो यहाँ पे b वेक्टर जो है ना ये जनरल पॉइंट हो गया इसका, और ये a वेक्टर जो है a पॉइंट इसका जनरल पॉइंट हो गया, तो ये ab ये हुआ। अब देखो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे ये एक प्लेन है तो ये अपने पास लाइन 1 है, और ये अपने पास ये इधर देखो ये दूसरा प्लेन है, ये अपने पास दूसरा प्लेन है, तो यहाँ कहीं पे लाइन 2 ट्रेवल कर रही है, तो ये अपने पास A है और ये अपने पास B है ना। या मैं B को थोड़ा और इधर ले लेता हूँ, B को मैं थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ, तो ये AB निकल के आता है अपने पास, AB ये B वेक्टर है,
ठीक है, ये ए वेक्टर है। समझ आया क्या हुआ? तो दो स्क्यू लाइंस ऐसी है, ये इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। बट देखो ए बी, यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? नहीं, क्योंकि देखो ए बी तो थोड़ी टेढ़ी आ रही है ना। अब अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन को निकालना क्या पड़ेगा? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये जो यहाँ से इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, वही तो मैंने लगाया है यहाँ पे। सपोज करो ये वाला पॉइंट n1 है और ये वाला पॉइंट n2 है, तो जो n1 n2 होगी ना, वो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अपन को वो फाइंड आउट करनी है। तो n1 n2 को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या? n1 n2 को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n1 n2। बात तो एक ही है ना, इसको आप इधर गिरा दोगे तो वही निकल के आएगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये अब देखो है क्या यहाँ पे, n1 n2 है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n वेक्टर। अब के सर ये n वेक्टर क्या हुआ? अब n वेक्टर जो है ना, अब n वेक्टर जो है अपना, देखो ये इन दोनों के बीच का, अब आपको ये तो समझ में आ गया ना। अब जैसे n वेक्टर क्या है? n वेक्टर यहाँ पे p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर है, मतलब p वेक्टर और q वेक्टर के बीच की परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर होगा जो भी p वेक्टर और q वेक्टर, जो भी लाइंस पे जो भी प्लेन रखता है उसके। जैसे अपन ने क्या पढ़ा हुआ था, जैसे यहाँ पे ये a वेक्टर घूम रहा है और यहाँ पे ये b वेक्टर घूम रहा है, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसको शो करता था? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को। तो बस वहीं पे यही, यहाँ पे यही हो रहा है ये, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n वेक्टर, ये n1 n2 क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n1 ऑन n वेक्टर। अब n वेक्टर क्या है यहाँ पे? वेक्टर परपेंडिकुलर टू n1 n2, n1 n2 के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। जैसे अपन ने यहाँ पे ये n1 n2 नहीं लिया, ये तो अपन ने परपेंडिकुलर क्या निकाला है यहाँ पे? अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला है जो भी आ रहा है। अब उसके पैरेलल अपन इसको शिफ्ट करते हैं, बट उसकी जो लेंथ होगी वो तो सेम ही होगी ना, मतलब जो डायरेक्शन है वो तो परपेंडिकुलर ही रहेगा वो अभी भी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, n वेक्टर क्या है यहाँ पे? वेक्टर परपेंडिकुलर टू n1 एंड n2, ठीक है। तो जो n वेक्टर है ना, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन क्रॉस है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? ये जो p वेक्टर और q वेक्टर है ना, उसके परपेंडिकुलर अपन की एक वेक्टर निकल के आएगी। तो देखो यूज क्या किया है इसने, जो डिस्टेंस है ना d, स्क्यू डिस्टेंस d, उसकी वैल्यू कितनी आई है? प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन n वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन n वेक्टर। अब देखो n वेक्टर क्या है? वेक्टर परपेंडिकुलर टू n1 n2, और n वेक्टर की वैल्यू p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। तो AB का, अब अपन ने ये बेसिक तो पढ़ा हुआ ही है ना, बेसिक क्या पढ़ा हुआ है? ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर कितना निकल के आया था? A वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा, ये तो निकल के आया था। तो यहाँ पे भी यही होगा, प्रोजेक्शन ऑफ AB इन ऑन n वेक्टर, तो AB वेक्टर का मॉडुलस इनटू n वेक्टर इनटू cos थीटा, यही निकल के आएगा। अब cos थीटा अलग से डायग्राम बना के निकालना पड़ेगा, तो देखो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है समझाने में भी, बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप अगर सीधा का सीधा इसका रिजल्ट याद रखोगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज जब आप 3D डायग्राम देखोगे ना तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कि समझना ज़रूरी है तभी क्वेश्चन होंगे, नहीं। फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट डॉट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, बस ये ध्यान रखना। डॉट दोनों जो लाइन्स हैं आपका, उनका डायरेक्शन रेशो उसके क्रॉस मल्टीप्लाई अपन उसका मॉडुलस, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ इसके, क्योंकि देखो मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ, कुछ को समझ आएगा कुछ को नहीं आएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। और ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा पूछी नहीं जाती, सीधा आप रिजल्ट याद रखो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो याद रखना, अभी मैं तीनों रिजल्ट साथ में लिख देता हूँ। अभी इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद वो अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे पहला तो क्या आया था अपने पास, A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस P वेक्टर अपॉन P वेक्टर का मॉडुलस। पहले और दूसरे में सेम रिजल्ट आया था। P वेक्टर क्या था? जो एक लाइन दी हुई थी उसका डायरेक्शन रेशोस। दूसरे फॉर्मूले में क्या था? P वेक्टर दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशोस, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी। और जो तीसरा फॉर्मूला निकल के आया ना स्क्यू, वो क्या था? B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, या P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, कुछ भी लिख लेना, अपॉन P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मॉडुलस, है ना। P क्रॉस Q कर लो यहाँ पे।
ए और बी दोनों स्ट्रेट लाइंस के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो होंगे जनरल पॉइंट्स। पी और क्यू क्या होंगे, ए और बी तो पता चल गया, पी और क्यू क्या होंगे, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड स्क्यू डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो पहली लाइन क्या हो गई आपके पास, r1 वेक्टर, पहली लाइन दी हुई है r1 वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप। ये पहली वाली लाइन है। दूसरी वाली लाइन r2, वो कितनी दी हुई है, r2 वेक्टर, वो आपको दिया हुआ है r1, नहीं r वेक्टर ही ले लो दोनों में, यहाँ पे s है, t और s दिया हुआ है, s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या मैं, जनरल पॉइंट और उस फॉर्म में लिख लो। तो देखो जनरल पॉइंट कितना है, आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप जे कैप के कैप वाले कोफिशिएंट लिखो, तो वो कितने हैं 1 माइनस 2 और 3, तो 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3 प्लस लेमडा की जगह क्या है यहाँ पर टी, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, टी के यहाँ पे -1 है, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो -1 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा अपने पास, यहाँ पे कोफिशिएंट होगा -2। ठीक है, तो ये अपन ने चेंज कर दिया। ऐसे इसको भी चेंज कर दो, तो इसको चेंज करोगे तो कितना होगा, देखो 1 -1 और -1, 1 -1 -1, तो जनरल पॉइंट हो गया। S कॉमन आया, अब उसके कोफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे माइनस का 2 होगा, 1 2 -2। ठीक है, अब देखो दिख गया आपको, यहाँ पे A इक्वल्स टू कितना है 1 -2 और 3, ये A है, और B इक्वल्स टू कितना है 1 -1 -1। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया ना, ये वाले ही तो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, तो A और B मिल गए मेरे को। P और Q क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज वो यहाँ पे होते हैं, तो P इक्वल्स टू क्या हुआ -1 1 -2, Q इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 और -2। P और Q मिल गए। अब ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, तो उसके लिए A माइनस बी निकालना है, तो A माइनस बी तो काफी सिंपल है, A माइनस बी कितना होगा 1 -1 0, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 0 -1 और 3, A माइनस बी है ना, तो 3 -1 तो 4 हो गया। ठीक है, तो A माइनस बी हो गया। उसके बाद अपन को P क्रॉस Q निकालना है, P क्रॉस Q, तो आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे तो निकालते थे, कहते हैं -1 1 -2 -1 1 -2, यहाँ पे 1 2 -2 1 2 -2, आई कैप कितना होगा माइनस का 2 और प्लस का 4, 2 4 -2 तो 2 बचा, माइनस का जे कैप के में कितना होगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, जे कैप प्लस का के कैप में कितना होगा माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 2, -4, -3। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करो, तो जो डिस्टेंस था कितना था, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मॉडुलस। देखो इसकी वैल्यू भी आ गई कितनी, ये रही 0 -1 4 डायरेक्शन में इनटू डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे कितना होगा 2 -4 और -3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस माइनस का 3 के कैप, आपको पता है ये। अब इसका मॉडुलस कितना होगा, मैं लिख रहा हूँ मॉडुलस वैसे ही, कितना हो गया मॉडुलस में आएगा अपने पास 4 + 16 + 9। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 × 0, ये तो क्या कर रहे हैं A1 A2 A1 B1 + A2 B2 + A3 B3 अप्लाई कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस का 4 × 4 और माइनस का 4 3 = 12 अपॉन √ओवर 16 + 4 20 29 हो गया। माइनस में नहीं आ सकता, मॉडुलस है, तो 8 अपॉन √ओवर 29 विल बी अवर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग आ रहे हैं ना, देखो यहीं से पता चल जाता है दोनों के डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग हैं, तो स्क्यू लाइंस हैं। पैरेलल होते तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता। तो क्वेश्चन देखते से आपको समझ आ जाएगा, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ आया। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे r वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है अपन को 1 2 माइनस का 4 प्लस लेमडा 2 3 6
और आर वेक्टर अगेन सेकंड लाइन है 3 3 माइनस 6 प्लस म्यू 2 3 और 6। अब दिख गए ना यहाँ पे, देखो मैं भी उस फॉर्म में दी हुई थी तो भी दिख गए। यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, सेम है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए माइनस बी निकाल लो यहीं पे। 1 माइनस 3 माइनस का 2, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हो गया a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो a माइनस बी। अब p वेक्टर कितना है, p वेक्टर 2 3 और 6, दोनों पैरेलल लाइन से, तो दोनों का एक ही तो यूज होगा, तो ये आ गया p। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, देखो ये फॉर्मूला क्या यूज होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस p वेक्टर अपॉन p वेक्टर का मॉडुलस, और यहाँ पे भी क्या आएगा इसका मॉडुलस। तो ये हुआ i कैप, ये हुआ j कैप, ये हुआ k कैप। 2 है ना, मैं a माइनस बी लिख रहा हूँ पहले, कितना है -2 माइनस का 1 2, ये कितना है 2 3 6, मल्टीप्लाई करो i कैप कितना हुआ माइनस का 6 और माइनस का 3 2 जा 6, माइनस का j कैप कितना होगा माइनस का 12 और माइनस का 2 2 जा 4, प्लस k कैप वो कितना हो जाएगा -3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, तो ये हुआ माइनस का 12 i कैप, देन प्लस का 16 4 12 और 4 16 j कैप, और यहाँ पे होगा माइनस का 4 k कैप। ये आ गया। अब देखो ये कितना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया अपने पास माइनस का 12 प्लस का 16 माइनस का 4 k कैप, है ना, i j के लगा लेते हैं। माइनस का 12 i कैप प्लस का 16 j कैप माइनस का 4 k कैप, इसका क्या निकालना है मॉडुलस अपॉन p वेक्टर का मॉडुलस, तो ये रहा p वेक्टर, इसका मॉडुलस कितना होगा √4 प्लस 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, तो 49, तो ये तो 7 हो गया, तो नीचे 7 आ गया, ऊपर क्या होगा सर यहाँ पे, तो 12 का स्क्वायर लिखना 144 प्लस 16 का स्क्वायर लिखना 16 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे अपन। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना आने वाला है ना, 256 आएगा 16 का स्क्वायर, तो ये निकाल सकते हो आप, कंप्लीट कर लेना पूरा। तो देखो लाइन देखते से पता चल जाएगा कि आपकी स्क्यू लाइन से या फिर कौन सी लाइन है। स्क्यू लाइन हुई तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता है, बट ये देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट, वैसे दोनों में टाइम तो सेम लगता ही है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो अपन को करना ही पड़ेगा, बट जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन आसान है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी आसान है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का ध्यान रखना, बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस होता है इस वजह से, तो ये मेन मिस्टेक है। तो फॉर्मूलाज लिखे हुए रखना पहले और दूसरे में। ये कौन सा है, पॉइंट एंड लाइन, ये क्या है, 2 पैरेलल लाइंस, और ये क्या है, स्क्यू लाइंस। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आर वेक्टर, पहली वेक्टर है 1 2 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 1, तो ये पहली वाली स्ट्रेट लाइन हो गई। दूसरी वाली लाइन के फिक्स पॉइंट है 2 माइनस 1 1 प्लस म्यू 2 1 और 2। तो देखो मेरे को यहीं से नजर आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज अलग है, इसके डायरेक्शन रेशियोज अलग है, दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल होते तो अलग बात होती। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ना तो कौन सा वाला, स्क्यू लाइंस यूज होगी, स्क्यू लाइंस यूज होगी। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, स्क्यू लाइंस को सॉल्व करने के लिए अब देखो एक ये भी होता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती है, 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग होती थी अपन, देखो मेथड देखा हुआ है, कोई रेगुलर वीडियोस देख रहा है तो मैंने बताया है 2 लाइंस का स्क्यू कैसे स्क्यू होती है वो कैसे चेक करोगे, पैरेलल होती है वो कैसे चेक करोगे, इंटरसेक्टिंग होती है वो कैसे चेक करोगे, ये सब चेक करने का तरीका अपन ने देखा था। तो अपन कैसे चेक करते थे, यहाँ से वो लैम्डा इक्वेशन बना के चेक करते थे। जैसे इक्वेशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, इसके इक्वल करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 2 प्लस 2 म्यू, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू -1 प्लस म्यू, -1 प्लस म्यू। तीसरी इक्वेशन 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू, 1 प्लस 2 म्यू। तो
तो इन दोनों को सॉल्व करके जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी वो अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो लाइंस क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस में डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 0, अभी अभी बताया था आपको। बट इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आएगी। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कितना होगा, a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं सीधा ही यहाँ से, कितना होगा 1 माइनस 2। मतलब मैं दिस माइनस दिस करूँ या दिस माइनस दिस करूँ, रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, देन 2 3 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये a माइनस बी आ गया। दूसरा क्या यूज होता है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये है p ये है q, या फिर इसको p इसको q सपोज कर लो, मतलब a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। i कैप j कैप k कैप, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 2, 2 1 2, i कैप कितना होगा, माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का j कैप के साथ कितना होगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, प्लस का k कैप के साथ कितना होगा, 1 प्लस 2 3 हो गया, तो ये आया माइनस का 3 i कैप प्लस 0 j कैप है और प्लस का 3 k कैप है, ठीक है। तो अब मैं सीधा डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखो, -1 3 और 0 डॉट, इसके कितना है -3 0 और 3, ये आए अपॉन क्या होता है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस, तो रूट ओवर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, -1 इंटू 3 तो 3 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 3 बचा ओनली यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों भी 0 हो गए और ये दोनों भी 0 हो गए, अपॉन रूट ओवर 18, तो बस ये आंसर आ जाएगा अपना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना, डिनोमिनेटर में से रूट हटा देना अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो ये समझ आए होंगे आपको। जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स है, और जो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाता है, तो फॉर्मूलाज ध्यान रखना, बस फॉर्मूला पे बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं ये। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।